वीडियो में हम लोग संसद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है। विधायी अंग का मतलब होता है ऐसा अंग जहां विधान बनाया जाए, जहां कानून बनाया जाए या कानून बनाया जाता है, उस संस्था को विधायी संस्था कहते हैं। और हमारा संसद भी एक ऐसी संस्था है जहां देश के लिए कानून बनाए जाते हैं। संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। तो संसदीय प्रणाली भारत जो अपनाया है ब्रिटेन से, इस प्रणाली को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। इसे अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट एवं केंद्रीय स्थान रखता है। इसका उल्लेख संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत है और इससे जो संबंधित अनुच्छेद हैं 79 से 122। संविधान के भाग 5 में संसद का उल्लेख है और इससे संबंधित अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है, जिसमें संसद के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें चर्चा है संसद के गठन, संरचना, इसकी कालावधि, अधिकारियों, इसकी प्रक्रिया, इसके विशेषाधिकार एवं शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अगर इसके गठन की बात की जाए तो संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं। बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। 3 अंग में पहला अंग है राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा। हमको याद रखना है कि संसद का 3 अभिन्न अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन चूंकि संसद से हर विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और अंतिम सहमति राष्ट्रपति की ही उस पे होती है, तब जाकर वो एक कानून का रूप धारण करता है। इसलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन कहलाता था जिस संस्था को, उसी संस्था का नाम बदलकर राज्य परिषद राज्यसभा हो गया और जनता का सदन लोकसभा हो गया। जनता का सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि तो 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन हुआ करता था, जो बाद में राज्यसभा और लोकसभा के रूप में अपनाया गया 1954 में। उससे पहले राज्य परिषद और जनता का सदन कहलाता था। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है या दूसरा चैम्बर या बड़ों की सभा या विशिष्टों की सभा कही जाती है राज्यसभा को, जबकि लोकसभा को निचला सदन, निम्न सदन या पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को बड़ों की सभा, विशिष्टों की सभा तथा लोकसभा को जनप्रतिनिधि की सभा भी कही जाती है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, यहीं से चुनकर जाते हैं। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आगे हम लोग देखेंगे। जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ मेंशन किया हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। जब भी एग्जाम में पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी संसद का अभिन्न अंग है। यह संसद में बैठता भी नहीं है, फिर भी यह संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक विधि नहीं बनता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं दे दे। राष्ट्रपति संसद के कुछ प्रमुख कार्य भी करता है, जैसे
राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है, सत्रावसान करता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है मतलब ख़त्म कर सकता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो वो अध्यादेश भी जारी करता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं संसद से संबंधित है जो राष्ट्रपति करता है, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग कहलाता है। इस मामले में भारतीय संविधान अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है। ब्रिटेन की संसद ताज मतलब राजा या रानी, हाउस ऑफ लॉर्ड व हाउस ऑफ कॉमन्स निचला सदन से मिलकर बनती है। भारत में जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें हमारा जो संसद है वो अमेरिका से भिन्न है। ब्रिटेन की तरह ही जैसे वहाँ ताज होता है राजा या रानी, वैसे ही हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि अंतर है कि ब्रिटेन के राजा जो है वो वंशानुगत होते हैं या रानी वंशानुगत होती हैं, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसलिए भारत एक गणतांत्रिक राज्य भी कहलाता है। जिस तरह से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन है, उसी तरह भारत में भी राज्यसभा के रूप में ऊपरी सदन है। वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में निचला सदन है, तो भारत में भी लोकसभा के रूप में निचला सदन विद्यमान है। इस मामले में हम ब्रिटेन से समानता रखते हैं। इसके विपरीत जो है अमेरिकी राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति विधानमंडल का एक महत्वपूर्ण अंग है। अमेरिका में विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है, हमारे यहाँ संसद कहा जाता है। कांग्रेस के अंतर्गत इसका जो ऊपरी सदन होता है उसको सीनेट कहते हैं अमेरिका में, और निचला सदन जो होता है उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के अंतर्गत ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है और निचली सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी एवं कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका में सामंजस्य होता है। कार्यपालिका विधायिका का भी अंग होता है और सरकार में भी वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब कार्यपालिका विधायिका का ही एक अंग होता है। सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। अतः हमारे यहाँ संसद में ब्रिटेन की संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज की तरह है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है। अमेरिका में जो सिस्टम विद्यमान है उसमें शक्ति का पृथक विभाजन किया गया है। विधायी और कार्यकारी अंग जो हैं वो अलग अलग होते हैं और इसलिए राष्ट्रपति जो है वो कांग्रेस का घटक नहीं माना जाता है अमेरिकी जो शासन पद्धति है उसमें। अब अगर दोनों सदनों की संरचना की बात की जाए तो सबसे पहले राज्यसभा की संरचना के बारे में जानेंगे। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो निर्धारित है वो है 250। हमें याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित है 250, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जिसको चुनने में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जिसमें उनकी संख्या 238 होती है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जबकि कुल निर्धारित सदस्यों की संख्या 250 है। वर्तमान में 245 सदस्यों में से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है। मतलब संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें इसकी चर्चा की गई है कि राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव होगा वो किन क्षेत्रों से होगा, इसका आवंटन और किन क्षेत्रों से कितने प्रतिनिधि होंगे। तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। अब अगर राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात की जाए राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य में राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं राज्यसभा के सदस्य, उसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उनको चुना जाता है। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष। तो इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता के द्वारा चुने गए विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और चुनाव की पद्धति जो होती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा किसके आधार पर किया जाता है? जनसंख्या के आधार पे। किस राज्य में कितने राज्यसभा के सीट होंगे इसका निर्णय जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जाहिर सी बात है कि अलग अलग राज्यों में जनसंख्या अलग अलग है तो वहाँ उस राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्याएँ भी अलग अलग होंगी। उदाहरण के लिए जैसे उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं तो त्रिपुरा से 1 सदस्य हैं, क्योंकि जनसंख्या में दोनों में बहुत अंतर है। अगर अमेरिका में सीनेट की बात की जाए तो अमेरिकी सीनेट में राज्यों का प्रतिनिधित्व बराबर होता है। वहाँ जनसंख्या को आधार नहीं माना गया है। वहाँ अमेरिकी सीनेट में कुल 100 सीट हैं और प्रत्येक राज्य से 2 सीटों का आवंटन किया गया है। 50 राज्य में 2 सीटों के आवंटन के आधार पर वहाँ कुल 100 सीट है। अमेरिकी सीनेट में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन नहीं किया गया है। अगर संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करें तो राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और यह भी अप्रत्यक्ष होता है। संघ राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली और पुडुचेरी में अभी अपना विधानसभा भी है और यहीं से राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। और अन्य जो भी संघ शासित राज्य हैं उनकी जनसंख्या इतनी कम है कि उनको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो संघ राज्य क्षेत्रों में से दिल्ली और पुडुचेरी में अपना विधानसभा भी है और इसी दोनों संघ राज्य क्षेत्र को राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। नामित या नाम निर्देशित सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को नामित या नाम निर्देशित किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट अनुभव रखते हैं। इसमें निर्धारित क्षेत्र है जैसे कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 क्षेत्रों से 12 लोगों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। आपको याद रखना है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में जिनको विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है राष्ट्रपति की नज़र में, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, इसके पीछे यह उद्देश्य है कि ऐसे व्यक्ति हो सकता है कि अपने क्षेत्र में अनुभव रखते हों, प्रसिद्ध हों, लेकिन चुनाव में हो सकता है
वो जनता के बीच पॉपुलर नहीं हो, चुनाव हार जाएं, ऐसे में उन विशिष्ट लोगों के अनुभव का लाभ जनता तक मिले, देश को मिले, इसलिए ऐसे लोगों को राज्य सभा में सदस्य के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने व्यवहारिक जीवन में और विशिष्ट जो क्षेत्र है कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा में काफ़ी अनुभव होता है, लेकिन वो चुनाव लड़ने में उतना पॉपुलर नहीं होते हैं, इसलिए उनको मनोनयन के आधार पर राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है और उनके अनुभव का लाभ देश को मिलता है। अमेरिकी सीनेट में ऐसी व्यवस्था नहीं है, जैसे भारत में है 12 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, वैसा अमेरिकी सीनेट में कोई भी व्यवस्था नहीं रखा गया है। अगर लोकसभा के संरचना की बात की जाए, लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई थी। इसमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि, 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते थे और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। तो अब अभी फ़िलहाल वर्तमान में 550 है। 2 एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया है। तो अभी 550 वर्तमान में है, पहले 552 हुआ करता था। 530 हर राज्य से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे राज्य में, और 20 संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाते थे, जबकि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता था। इस प्रावधान को अब हटा दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इसमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते थे, जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है। तो अब फ़िलहाल 543 सदस्य लोकसभा में हैं। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अगर बात की जाए, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत के हर नागरिक को जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जिसे संविधान या विधि के उपबंधों के मुताबिक अयोग्य नहीं ठहराया गया है, मत देने का अधिकार है। इसमें कंडीशन है कि उसका नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि जो 18 वर्ष पूरा कर लिया है वो मत दे सकता है। 18 वर्ष पूरा करने के बाद भी उसको मत देने से वंचित किया जा सकता है अगर उसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया गया। 1988 से पहले 21 वर्ष हुआ करता था और 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 कर दिया गया। संघ राज्य क्षेत्रों से अगर लोकसभा में प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो संविधान ने संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुनने की विधि के निर्धारण का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया है। संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि संघ राज्य क्षेत्रों से कैसे प्रतिनिधियों का चुनाव लोकसभा में किया जाएगा। ये अधिकार संसद को संविधान ने दिया था और इसी के तहत संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 बनाया, जिसके तहत संघ राज्य क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान अब हटा दिया गया है, तो इसको पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं है।